हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज मैं लेकर के हूं 50 एमसीक्यू का एक सेट है जो कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस के लिए मैंने इसको ध्यान में रख करके सेट किया है। और एग्जाम आज ना तो कल होगा ही होगा, हमें तैयारी कंटिन्यू रखना है। तो लगाते हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस का, यह पहला मेरा सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मृदा का लवणीकरण किस प्रकार होता है? पीरकनाशी से, भूमि कटाव से, अधिक सिंचाई से, फसल परिवर्तन से। तो आप यहाँ आंसर कीजिए। तो इसका मृदा का लवणीकरण जो होता है यह भूमि कटाव से नहीं, अधिक सिंचाई से होता है। अगर हम खेतों की अधिक सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी अधिक लवणीय हो जाती है। तो ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा की किस से लवणता मापी जाती है? मृदा की लवणता चालकता से मापी जाती है, आर्द्रता से मापी जाती है, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता जो मापी जाती है वो चालकता से मापी जाती है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मृदा के निर्माण में कौन अपक्षय तथा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? तो देखते हैं, वनस्पति जात तथा प्राणी जात, समय, जलवायु, जनक चट्टान। तो इसको अपक्षय तथा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है तो जलवायु प्रभावित करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ विभिन्न एग्जाम में और आने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय आर्द्र भूमि है तो गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है यह सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। अगर मिट्टी में खारापन आ जाए तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, शुष्क कृषि वृद्धि, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार खेती। तो आंसर होगा ए, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना होगा। जिप्सम के प्रयोग करने से मिट्टी में खारापन की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जिप्सम, लाइम, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, वेजिटेबल कंपोस्ट। तो इसमें हम देखते हैं तेजाबी मिट्टी को, तेजाबी मिट्टी जो है इसको कृषि योग्य बनाने हेतु उसमें लाइम का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आगे चला गया, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अधिकता वाली मृदा को कहते हैं पेट फॉलर मृदा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है या किससे बनी होती है? तो कैसे बनती है भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा जो है सामान्यतः कैसे बनती है? यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो इसमें देखते हैं, तलवाचन द्वारा, तलोचन द्वारा, अपर्दन द्वारा, स्वस्थाने, अपक्षय द्वारा। तो होगा यह आंसर बी, तलोचन द्वारा भारत का उत्तरी मैदानों की मृदा को सामान्यतः निर्माण इससे हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिकतम हो उस मृदा को क्या कहते हैं? पेडोकल, पेडलफर, पाउडसाल, लेटेराइट। लेटेराइट। तो आंसर होगा बी, सॉरी ए, पेडोकल। पेडोकल जो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। नंबर 10, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वह है लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता। तो वह है जस्ता। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63। तो यह होगा अनुच्छेद 63 कहता है कि
संविधान में कि एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, वी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो एस राधाकृष्णन जो है यह उपराष्ट्रपति है, देश का पहला उपराष्ट्रपति है और यह निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? हाँ, अपने पद पर रहते हुए बिना पद पे इस्तीफा दिए ही वह चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, ये सभी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है अपने पद पर रहते हुए। तो आंसर होगा सभी। और मैं आपको बता दूं, ये पद जो है लाभ वाले पद के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस पोस्ट पर रहते हुए आदमी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर, पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। आंसर दोनों होगा, ए एंड बी, निम्न में से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पर सी, दोनों होगा। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा और राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित पूर्ण बहुमत द्वारा, और लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? लाभ के पद पर ना हो, यह शर्त होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यह भी होना चाहिए। वह राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, केवल ए एंड बी नहीं। तो इसका जो होगा आंसर होगा कि राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है। तो इसमें यह जो है, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये राज्य का विधायिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति की शक्तियां राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। आप सोचिए, यहाँ पर 1 साल तक कार्य कर सकता है या 6 महीने तक। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, यह भी सही है। निम्न में से कोई कथन असत्य नहीं। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, इसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक का कार्य कर सकता है। तो आंसर होगा बी नंबर असत्य है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांच करता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, बी और सी दोनों। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय जांच करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा है? जसवंत सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती। तो जसवंत सिंह है जो कि भारत का कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहा, बाकी सभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 60, 50, 40, 30। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलतराम, जयप्रकाश नारायण, जाकिर हुसैन। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो जयराम दास दौलतराम थे, और ये श्री कृष्ण सिंह जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तरंगें आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? हमारे घरों में जो होती है रिमोट, जिससे हम टीवी को सिग्नल देते हैं, तो वह उसमें कौन सी सिग्नल, कौन सा वेव, कौन सी तरंगों का यूज होता है? तो बताइए, रेडियो तरंगें, लेजर, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक। तो इसमें होगा इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है घरेलू रिमोट में। नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण से रक्त वाहिकाओं का सिकुड़न हो सकता है, दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होता है, पाचन स्त्राव होता है। तो ये सारे चीजें होता है। अगर ध्वनि प्रदूषण से अधिक ध्वनि होती है तो ध्वनि प्रदूषण से ये सारी चीजें विकृति होती है। तो आंसर होगा सब।
कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? ज्यादातर मशीनों में और वह सुरक्षित तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? एल्युमिनियम, सेलेनियम, बेरियम, सीजियम। तो आंसर इसका होगा बी, सेलेनियम। सेलेनियम का जो है ड्रम बना होता है किसका? फोटोस्टेट मशीन का। आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? हाँ, ऐसी इमारत जो कि चारों तरफ से बंद है, पैक है, तो उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो कौन सी गैस जमा होगी? तो उसमें होगी रेडॉन गैस। आंसर डी। कौन सी बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस ऑरियस, बैसिलस रेडिसिकोला। तो ये आपको बता दूं कि ये आंसर होगा बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट, मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सी एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा जब वर्षा होती है तो मिट्टी से खुशबू आती है, तो वह कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा? तो ये पहला आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसेट्स, इसको बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि वर्षा जब होती है तो एक अजीब सी खुशबू आती है मिट्टी से, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट, शहद गन्ने से बनी चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार है? तो शहद मीठा होता है गन्ने की तुलना में, गन्ने से जो चाय या कॉर्न या सिरप बनते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार है लेबुलोज। तो आंसर होगा बी, लेबुलोज। नेक्स्ट, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो चर्म रोग के उपचार में रेडियो फास्फोरस उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होते हैं लाल, नीला और हरा। ये सी होगा, ये सी नंबर होगा, लाल, नीला और हरा। तो ये प्राइमरी कलर है और यही फोटोग्राफी में मुख्य रूप से यूज होते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत 78 ईस्वी, 80 ईस्वी, 30 ईस्वी, 639 ईस्वी। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। ये यहाँ पे लिखा वैनसांग भारत कब आया था? वैनसांग भारत आया था 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी। आंसर होगा इसका सी। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था, 629 से 645 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। तो इसमें होगा आंसर डी, शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? राजगोपालचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1906, 1910, 1915। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन। तो ये था अजातशत्रु जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था।
महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो पहली बार महात्मा गांधी को 1906, 1908, 1913, 1917। तो पहली बार महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में 1908 को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई जो हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, तराइन की लड़ाई। किसकी लड़ाई हुआ था? तो तराइन की लड़ाई हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930, 1931, 1932, 1933। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, विंस्टन चर्चिल। तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक पीड़ित होता है? देनदार, लेनदार, बिजनेस क्लास, वास्तविक संपत्ति के धारक। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है देनदार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित देनदार होता है। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मार्केट में वस्तुओं की दाम में वृद्धि हो जाता है और उससे देनदार को हानि होती है। तो नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो भारत में वस्तु कमोडिटी बाजार का नियामक क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ट्रेजरी बिल या टी बिल की परिपक्वता अवधि डैश से कम है। तो इसका 1 साल से भी कम होती है। 365 दिन होता है, तो इसका होता है 1 साल में, तो इसका होता है 1 साल से भी कम, तो 364 दिन का होता है ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट, किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन की सिफारिश की है? नचिकेतेमोर समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, उर्जित पटेल। तो इसका आंसर होगा डी, उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। कई बार जीएम फसलों के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। जीएम का पूर्ण रूप क्या है? आमतौर पर विपणन किया, आनुवांशिक रूप से संशोधित, हरा और नमी युक्त, विश्व स्तर पर विपणन। तो इसका आंसर होगा बी, आनुवांशिक रूप से संशोधित, जीन मॉडिफाइड। 47 का आंसर होगा बी। कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, भारतीय श्रम ब्यूरो। तो इसका आंसर होगा ए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जारी करता है। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी, सैम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी है और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एकीकृत जोड़ी इंटरफेस, यूनाइटेड पेड इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, एकीकृत भुगतान। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका हिंदी होगा एकीकृत भुगतान इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा सी। तो हम लोगों ने किया 50 एमसीक्यू, जो कि आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। और इस तरह के एमसीक्यू का सेट मैं डेली लेकर के आता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हमारे वीडियो है हिस्ट्री से, दिल्ली सल्तनत के सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, गुलाम वंश से लेकर के खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, सारे प्लेलिस्ट में आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।